दोस्तों सही तरीके से तरबूज की खेती करके काफी शानदार मुनाफा लिया जा सकता है। और अगर आप मेरे बताए गए तरीकों से तरबूज की खेती करते हो तो मात्र 90 दिन के भीतर 1 एकड़ में तरबूज की खेती करके आप 2 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा ले सकते हो। क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से तरबूज की खेती करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी तरबूज की खेती के सारे अनुभव शेयर करने वाला हूं। जितना भी मैंने तरबूज की खेती से सीखा है, कौन कौन से रोग आते हैं, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, कौन कौन से फर्टिगेशन करने चाहिए, किस तरह से आप तरबूज की खेती से ज्यादा उत्पादन ले सकते हो, यानी कि कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तरबूज की खेती करने का सही तरीका कौन सा है, जमीन की तैयारियां किस तरह से करनी चाहिए, बेसल डोज आपको कौन कौन से डालने चाहिए, तरबूज की खेती करने का सही समय कौन सा है। और दोस्तों साथ ही हम बात करेंगे तरबूज की खेती में आने वाले कीट और रोगों की रोकथाम के लिए आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं, तरबूज की बुआई से लेकर और हार्वेस्टिंग तक आपको कौन कौन से फर्टिगेशन करने पड़ेंगे, यानी कि कौन कौन से खाद उर्वरक आपको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से देने हैं और कौन कौन से खाद उर्वरकों का आपको स्प्रे करना है। कहने का मतलब है कि बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की तरबूज की खेती के बारे में A to Z जानकारियां आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है। चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों वैसे तो मैंने तरबूज की खेती के बारे में एक वीडियो पहले डाल दिया था, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको तरबूज की खेती के बारे में A to Z जानकारियां मिलने वाली है, यानी रोग और फर्टिगेशन के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। शुरुआती अवस्थाओं से लेकर और आखिर तक आपको तरबूज की खेती में कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको तरबूज की खेती से अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा लेना है तो ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे तरबूज की बुआई का सही समय कौन सा है। तो भाई अगर आप तरबूज की अगेती खेती करते हैं तो इसकी अगेती खेती करने का सही समय है नवंबर माह से लेकर और जनवरी माह तक आप तरबूज की जो है अगेती खेती कर सकते हो। यानी कि इस समय पर अगर आप तरबूज की खेती करेंगे बताए गए समय पर तो आपको लोटनल विधि से करनी पड़ती है, यानी क्रॉप कवर लगाकर तरबूज की खेती करनी पड़ती है। और अगर आप तरबूज की अगेती खेती ओपन फील्ड में करना चाहते हो तो इसकी बुआई आपको फरवरी के पहले सप्ताह में कर देनी पड़ती है और उसके बाद में फरवरी और मार्च माह तक आप तरबूज की बुआई कभी भी कर सकते हो। कुछ एरिया या कुछ स्टेट में तरबूज की खेती किसान भाई जो है बारिश के दिनों में भी करते हैं। तो बारिश के दिनों में अगर कोई किसान भाई तरबूज लगाना चाहे तो पहली बारिश यानी कि मानसून की बारिश होने के बाद में आप तरबूज की बुआई कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तो हो गई तरबूज की बुआई के सही समय की बात। अब बात कर लेते हैं जमीन की तैयारियों के बारे में। दोस्तों अगर आपको तरबूज की खेती से अच्छा उत्पादन लेना है तो यहाँ पर आपको जमीन की तैयारियों पर विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है। जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले सबसे पहला काम आपको यह करना है 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद अपने खेत में बिखेर देना है। सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए, मतलब कच्चा गोबर अगर आप ले लेंगे तो आपकी तरबूज की फसल में जो है जड़ गलन वगैरह की समस्या आ सकती है, पौधे आपके जो है वो खराब हो सकते हैं, रोग बहुत ज्यादा आ सकते हैं। तो आपको सड़ा हुआ यानी कंपोस्ट हुई गोबर की खाद ही काम में लेनी है और कम से कम 5 से 6 ट्राली आपको सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है 1 एकड़ में। अगर आप तरबूज की बुआई करने से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डालेंगे तो तरबूज से आपको काफी अच्छा उत्पादन मिल सकता है, क्योंकि गोबर की खाद सब्जियों की फसलों में सबसे ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है, सबसे ज्यादा उत्पादन देकर जाती है और आपकी फसलें जो होती हैं वो काफी आत्मनिर्भर भी रहती है, यानी रोगों के प्रति काफी सहनशील भी होती है। अगर आप गोबर की खाद उसमें अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का गोबर का खाद अगर डालते हो तो उत्पादन जो है आपका काफी अच्छा निकल के आता है और रोग वगैरह भी आपको जो है कम से कम देखने को मिलते हैं। तो 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है और उसके बाद में आपको पहला कल्टीवेशन करना है मिट्टी पलटने वाले हल से, ताकि आपकी गोबर की खाद जो है अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए और मिट्टी जो है आपकी काफी हद तक जो है थोड़ी सी भुरभुरी हो जाए। तो मिट्टी पलटने वाले हल से थोड़ी सी गहरी जुताई करके अपनी जमीन की तैयारियां शुरू करें और उसके बाद में दूसरी जुताई आपको कल्टीवेटर से करनी है और उसके बाद में एक और जुताई आपको करनी है, वो आपको हेरो से करनी है। इस तरह से कम 3 जुताइयां आपको करनी है और उसके बाद में आपको बेसल डोज डालने हैं। बेसल डोज जो है वो आपको आखिरी जुताई से पहले डालने हैं। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से करेंगे तो आपको 4 बार कल्टीवेशन करने पड़ेंगे और अगर आप 3 बार ही कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो 2 कल्टीवेशन करने के बाद में आप बेसल डोज डालें। बेसल डोज में आपको क्या क्या लेना है ये आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। 50 केजी आपको डीएपी काम में लेना है,
30 केजी आपको एमओपी पोटाश काम में लेना है और 15 केजी या 20 केजी, कम से कम 15 से 20 केजी आपको जो है यूरिया काम में लेना है। तीनों खादों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके और अपने खेत में आखिरी कल्टीवेशन से पहले बिखेर देना है। अगर आपके खेत में फंगस वगैरह की दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप कार्बनडाजिम और मैनकोजेब जो 12 और 63% में आता है, यानी कि पावर ग्रो कंपनी का मैंडोज ले लीजिए या फिर आप जो है यूपीएल कंपनी का साफ ले लीजिए। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो बेसल डोज ले रहे हैं उन खादों के साथ मिक्स करके और ये सारा जो बेसल डोज आपने तैयार किया है जो फंगीसाइड वगैरह मिला के, ये अपने खेत में अच्छी तरह से भुरकाव विधि से छिड़क सकते हैं। और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन आपको हेरो से कर देना है। आखिरी कल्टीवेशन हमेशा आपको हेरो से करना है ताकि आपकी जमीन थोड़ा सा जो है लेवल में आ जाए, जो कहीं भी मतलब गड्ढे वड्ढे ना रहे अच्छी तरह से, और खाद उर्वरक जो है आपके अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो हेरो से आपको अच्छी तरह से आखिरी कल्टीवेशन कर देना है। और उसके बाद में बारी आती है बेड प्रिपरेशन की। दोस्तों, बेड बनाते समय आपको बेड से बेड की जो दूरी होती है वो 5 से 6 फीट रखनी है। काफी किसान भाई इस बारे में भी पूछते रहते हैं कि सर तरबूज की खेती करते समय आपको बेड से बेड की दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 5-5 फीट की दूरी पर भी आप बेड बना सकते हैं और 6-6 फीट की दूरी पर भी आप जो है बेड बना सकते हैं। क्योंकि तरबूज की खेती अगर आप करते हैं तो इसमें जो प्लांट की साइज होती है वो कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती है, इसलिए आपको 6 फीट से ज्यादा दूरी नहीं रखनी है। मैं हमेशा 5-5 फीट की दूरी पे ही बनाता हूं। तो आप 5 से 6 फीट की दूरी पे अपने बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू कर सकते हैं। और बेड की साइज जो है वो आपको काफी अच्छी रखनी है, यानी कि कम से कम आपका जो बेड है वो जमीन से 1 फुट ऊपर उठा होना चाहिए और चौड़ाई जो है बेड की वो कम से कम 3 फीट तो होनी चाहिए। और ऊपर से बेड की जो चौड़ाई है वो कम से कम 2-2.5 फीट होनी चाहिए। नीचे से 3 फीट चौड़ा होना चाहिए, नीचे से इस तरह से होता है बेड, और ऊपर से कम 2 फीट चौड़ा होना चाहिए। इस तरीके से आपको बेड प्रिपरेशन का कार्य पूरा कर लेना है। और उसके बाद में बारी आती है प्लास्टिक मल्च की। काफी किसान भाई पूछते रहते हैं कि प्लास्टिक मल्च हमें यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई तरबूज की खेती आप बिना प्लास्टिक मल्च के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कल एक किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि हम फव्वारा विधि से भी तरबूज लगा रहे हैं, तो लगा सकते हैं क्या मतलब? तो भाई तरबूज की खेती अगर आप कर रहे हो, अच्छा उत्पादन लेना है, तरबूज की साइज अगर आपको अच्छी लेनी है, अच्छी क्वालिटी का फल अगर आपको लेना है, तो आपको प्लास्टिक मल्च लगाकर और बेड तैयार करके और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से ही आपको तरबूज की खेती करनी है। फव्वारा विधि से अगर आप तरबूज लगाएंगे तो आपका उत्पादन जो है वो काफी डाउन होगा। खेती आप कर सकते हैं, भले ही फव्वारा विधि से भी कर सकते हैं, क्यारियां बनाकर भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसमें आपका उत्पादन जो है वो काफी डाउन रहता है। आपको जो है बेड बनाकर और हम प्लास्टिक मल्च लगा के तरबूज की खेती करते हैं ड्रिप इरिगेशन की सहायता से, उसमें जितना उत्पादन मिलता है उससे लगभग आधा उत्पादन ही निकल के आएगा अगर आप फव्वारा विधि से या बिना प्लास्टिक मल्च के तरबूज की खेती करते हैं। क्योंकि प्लास्टिक मल्च अगर आप लगाएंगे दोस्तों तो आने वाले दिनों में टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अब आने वाले दिनों में, उस समय या तो आप पानी की पूर्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे, प्लास्टिक मल्च नहीं होगी तो पानी की आपको पूर्ति ज्यादा रखनी पड़ेगी, सिंचाइयां आपको ज्यादा करनी पड़ेंगी, और जो है खरपतवार भी बहुत ज्यादा होते रहते हैं, आप खरपतवार निकालते निकालते थक जाओगे, और दूसरा आपका उत्पादन जो है वो इससे काफी डाउन हो सकता है। तो आप प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल जरूर करें, भले ही आप 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च काम में ले सकते हैं। आप 21 माइक्रोन की जो ओरिजिनल कंपनी की अगर आपको अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक मल्च मिल जाए, जिस कंपनी में माइक्रोन की चोरी ना होती हो, लेकिन मुझे काफी साल हो गई तरबूज की खेती करते तो मुझे काफी ज्यादा अनुभव है इस चीज का। काफी ज्यादा जो लोकल कंपनियां होती है वो क्या करती है, आपको 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च बताएंगे और जब आप उसको खेत में लाकर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा थोड़े दिनों बाद कि आपकी प्लास्टिक मल्च जो है वो 15 माइक्रोन की भी नहीं थी। तो इस तरीके से आपको अच्छी क्वालिटी की और अच्छी कंपनी की जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती है उनकी आपको प्लास्टिक मल्च खरीदनी है और पक्के बिल के साथ खरीदनी है। अगर सही कंपनी की अगर आपको प्लास्टिक मल्च मिल जाती है तो 25 माइक्रोन की जरूरत ही नहीं है, 21 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च आती है या 20 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आती है वो काफी होती है, उसको आप लगा सकते हैं। तो आपको जो है प्लास्टिक मल्च लगानी है और उसके बाद में आपको अपने तरबूज की जो है वो सीड शोविंग कर देनी है। सीड शोविंग करने से पहले आपको वैरायटियों की जरूरत पड़ेगी, तो वैरायटियों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे आपको कौन कौन सी वैरायटियां लेनी है जिनको अक्सर मैं 5-5, 6-6 साल से काम में ले रहा हूं, उन वैरायटियों के बारे में मैं आपको बताता हूं। मेरी नंबर 1 पे जो वैरायटी है वो है सेमिनस कंपनी की माधव वैरायटी। हर साल मैं लगाता हूं, कम से कम 6 से 7 साल हो गई इस वैरायटी को मुझे लगाते हुए, और हर साल इस वैरायटी का सिलेक्शन करता हूं। काफी शानदार मतलब इसका उत्पादन मिलता है
फल की जो क्वालिटी होती है वो एकदम अच्छी मिलती है, यानी कि ओरिजिनल ब्लैक आइस बॉक्स जो होता है वो सेमिनस का माधव भी आपको देगा। अगर आपको सेमिनस की माधव मिल जाती है तो आप इसी को लगा सकते हैं। और उसके बाद में नंबर 2 पर आप जो है क्लाउज कंपनी की जंबो रेड वैरायटी है उसको लगा सकते हैं। नंबर 3 पर आप जो है टाटा की मधुरस वैरायटी आती है, या धानिया की भी कह सकते हैं आप, धानिया की मधुरस वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में एक नई वैरायटी आई है सेमिनस की, वो भी आप काम में ले सकते हैं। सेमिनस की खास के नाम से है, वो भी आप काम में ले सकते हैं, उसका भी रिजल्ट आपको काफी अच्छा मिलेगा। और उसके बाद में दोस्तों आप सागर कंपनी की सागर किंग वैरायटी आती है, ये भी काफी शानदार वैरायटी है। इसका भी आपको फल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, फल की साइज भी अच्छी मिलेगी, तो उत्पादन है इसका वो भी इसका आपको काफी शानदार मिल जाएगा। तो सागर किंग वैरायटी ले सकते हैं। और उसके बाद में नुमेन्स कंपनी की मैक्स वैरायटी जो है वो भी आप काम में ले सकते हैं। इसके भी फल की साइज जो है वो काफी अच्छी आती है और फल की गुणवत्ता भी काफी अच्छी है, इसकी उत्पादन भी इससे आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। तो ये आप काम में ले सकते हैं वैरायटियां। दोस्तों अपने तरबूज की बुआई कंप्लीट होने के बाद में जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो उसमें हमें सबसे ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ती हैं। और पहली सिंचाई हमें तब करनी है जब हमारे बीजों का अंकुरण कंप्लीट हो जाए, यानी कि हर एक प्लांट जब जमीन से बाहर निकल आए उसके 2 से 3 दिन बाद में आपको पहली सिंचाई करनी है। और पहली सिंचाई आपको हल्की रखनी है, यानी 2-2.5 घंटे तक की ड्रिप चलानी है, यानी कि हैवी सिंचाई यानी कि ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है, हल्की सिंचाई करनी है। और उसके बाद में आप 5-5 या 6-6 दिन से यानी कि नियमित सिंचाई जो है वो कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसमें आने वाले रोग, स्प्रे और फर्टिगेशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके होने वाले फर्टिगेशन के बारे में, सबसे पहला आपको जो फर्टिगेशन करना होता है वो तब करना होता है जब आपके हर एक प्लांट जमीन से बाहर निकल आए, यानी कि बीजों का जब अंकुरण कंप्लीट हो जाए उसके बाद में 6 से 7 दिन की अवधि के भीतर आप जो है पहला फर्टिगेशन कर सकते हो। और पहले फर्टिगेशन में आपको लेना होता है एक फंगीसाइड, जो कि आपको मैंने बेसल डोज के साथ में मिलाना बताया था, उसी फंगीसाइड का आप फर्टिगेशन कर सकते हो। खुराक भी आपको वही रखनी है। और ये फर्टिगेशन आप ड्रेंचिंग के माध्यम से भी कर सकते हो और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी कर सकते हो। और उसके बाद में 3 या 4 दिन के बाद में आपको दूसरा फर्टिगेशन करना पड़ता है। दूसरे फर्टिगेशन में आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। और उसके बाद में बात करें अगर तीसरे फर्टिगेशन की, तो तीसरा फर्टिगेशन आपको खाद्य उर्वरकों का लेना है। और ये फर्टिगेशन आपको कम से कम 15 दिन की जब आपकी तरबूज की फसल हो जाए उसके बाद में करना है, यानी कि 15 दिन से लेकर और 20 से 25 दिन के अंदर, यानी कि 15 से लेकर और 30 दिन के भीतर आपको इसमें तीसरा फर्टिगेशन करना होता है। और तीसरे फर्टिगेशन में आपको काम में लेना होता है NPK 19-19, जिसमें 19% नाइट्रोजन होता है, 19% फास्फोरस होता है और 19% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। उसके बाद में बात करें अगर चौथे फर्टिगेशन की, जब आपके प्लांट फूल की अवस्था में आते हैं तब आपको इसमें चौथा फर्टिगेशन करना पड़ता है। और चौथे फर्टिगेशन में आपको काम में लेना होता है NPK 12-61-0, यानी कि नाइट्रोजन 12%, 61% इसमें फास्फोरस होता है, जिसकी हमारे प्लांट को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फल और फूलों के समय यानी फ्लोरिंग के समय आप अगर ये फर्टिगेशन करेंगे तो इसमें आपके फूलों की संख्या आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी और फल सेटिंग भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, यानी कि फूल ड्रॉपिंग होने की जो समस्या होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। चौथे फर्टिगेशन में आपको NPK 12-61-0 काम में लेना होता है। और उसके बाद में बात करें अगर पांचवें फर्टिगेशन की, तो पांचवा फर्टिगेशन आपको तब करना होता है जब आपके पौधों में जो है छोटे छोटे फल बनने स्टार्ट हो जाए, तब आपको पांचवा फर्टिगेशन करना है। और पांचवें फर्टिगेशन में आपको लेना है 05234 NPK 05234, जिसके अंदर 0% नाइट्रोजन होती है, जिसकी पौधे को इस समय कोई जरूरत नहीं होती इस अवस्था में। 52% इसमें फास्फोरस होती है, जिसकी इस समय पौधे को और भी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि फल बनने स्टार्ट हुए हैं और फल और भी आएंगे, फूल भी और आएंगे, इस समय फास्फोरस की भी जरूरत होती है। और 34% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, कि फलों को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद में बात करें अगर छठे फर्टिगेशन की, तो छठा फर्टिगेशन ये फर्टिगेशन होने के 7-8 दिन के बाद में आप कर सकते हैं। इसमें आपको काम में लेना होता है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान काम में लेना होता है, ये फर्टिगेशन कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान का फर्टिगेशन करने के 7 दिन के बाद में आपको अगला फर्टिगेशन करना पड़ता है। अगले फर्टिगेशन में आपको काम में लेना होता है NPK 13-0-45। 13-0-45 में जैसा कि मैंने आपको बताया 13% नाइट्रोजन होती है, 0% फास्फोरस होती है और 45% इसमें पोटेशियम होती है। भाई इस समय हमारे पौधों को पोटेशियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, फलों की साइज अच्छी लेने के लिए और फलों की क्वालिटी अच्छी लेने के लिए। उसके बाद में आपको करना पड़ता है आखिरी फर्टिगेशन,
और आखिरी फर्टिगेशन आपको तब करना होता है जब आपके फल जो है वो साइज लेनी शुरू कर दे, यानी कि जब आपको बड़े से बड़ा फल 1 से 2 केजी तक का दिख जाए तब आपको आखिरी फर्टिगेशन करना है। और आखिरी फर्टिगेशन में आपको काम में लेना होता है NPK 0050, जिसमें सिर्फ 50% पोटेशियम होता है, जिसकी मैंने आपको बताया कि फलों के समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये सारे फर्टिगेशन आपको अपनी तरबूज की फसल में शुरुआती अवस्थाओं से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो है वो करने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आने वाले कीट और रोगों के बारे में। तो तरबूज की फसल में जैसे ही हम लोटनल हटाते हैं या फिर जो किसान भाई फरवरी माह में तरबूज लगाते हैं, तो शुरुआती अवस्थाओं में जैसे आपके तरबूज साइज लेने शुरू करते हैं, उसी समय से रस चूसने वाले कीटों का जो अटैक होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसके साथ साथ जो माहू होता है, जिसको हमारी भाषा में अड़ बोलते हैं, उसका अटैक भी सबसे ज्यादा होता है। हरे कलर का अड़ा होता है, उसका अटैक भी होता है, और जो ब्लैक माहू होता है उसका अटैक भी सबसे ज्यादा होता है। इससे होता क्या है, आपके प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो वहीं पे रुक जाती है अगर आप शुरुआती अवस्थाओं में कोई स्टेप नहीं लेते हो। तो शुरुआती अवस्थाओं में जैसे ही आपके पौधों में पत्तियां मुड़ती हुई दिखाई दे या फिर आपको जो है माहू वगैरह का प्रकोप दिखाई दे, तब आपको यहाँ पर काम में लेना होता है थाइमोथोक्सम 25%, जो कि WG फॉर्म में आपको मिलेगा। ये आपको स्प्रे करना है 8 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से, ये आपको स्प्रे करना है। उसके बाद में आप जो है दूसरा स्प्रे काम में ले सकते हैं 10 से 15 दिन बाद में। यहाँ पर आप एमिडाक्लोप्रिड जो होता है 70% में, ये आप काम में ले सकते हैं। ये WG फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा और ये आपको SC फॉर्म में भी मिल जाएगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा। खुराक इसकी भी आपको सेम ही रखनी है, 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इनकी खुराक रखनी है और ये स्प्रे आपको निकाल देने हैं। उसके बाद में तरबूज की फसल में सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है, वो करना पड़ता है फ्रूट फ्लाई के लिए। यानी कि तरबूज की फसल में एक वीडियो में मैंने पहले भी बता दिया था, खरबूज और तरबूज की फसल में सबसे ज्यादा फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। इनकी रोकथाम के लिए आपको जो है इंसेक्टिसाइड काम में लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको काम में लेना पड़ेगा बायर कंपनी का सोलोमोन इंसेक्टिसाइड आता है, ये आप काम में ले सकते हैं, जिसके अंदर एमिडाक्लोप्रिड होता है और साथ में बीटा साइक्लोथ्रीन होता है। कि फल मक्खी की रोकथाम के लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसका आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। ये स्प्रे आपको तब करना है आपके प्लांट्स में फल बनने शुरू हो जाए। जब आपको छोटे छोटे फल दिखाई देने लग जाए तब आपको फल मक्खी का इंतजार नहीं करना है, प्रिवेंटिव में ही आपको हल्का सा स्प्रे निकाल देना है, क्योंकि फल मक्खी का अटैक होगा ही होगा। तरबूज और खरबूज ऐसी फसलें हैं जिनमें फल मक्खी का प्रकोप जो है वो 99% होगा और हर अवस्था में होता है। फल बनने की अवस्था से लेकर आखिर तक आपको देखने को मिलेगा और हर बार आपको 7-8 दिन के अंतराल से या 10-12 दिन के अंतराल से ये स्प्रे निकालते रहना पड़ेगा। और इसके साथ में आपको फंगिसाइड जो काम में लेना होता है वो आप यहाँ पर काम में ले सकते हैं। बायर कंपनी का आता है इंट्राकोल नाम से एक फंगिसाइड आता है, ये आप काम में ले सकते हैं। इंट्राकोल की आपको खुराक रखनी है, यानी कि आपको फंगिसाइड की जो खुराक रखनी है वो रखनी है 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। और बायर कंपनी का जो सोलोमन मैंने आपको बताया फल मक्खी के लिए, इसकी आपको खुराक रखनी है 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। जो ये इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड मैंने बताया है, इन दोनों का आप एक साथ स्प्रे निकाल सकते हैं और ये स्प्रे आप जो है समय समय पर निकालते रहे जब तक आपको फल जो है एकदम तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको इसके स्प्रे समय समय पर निकालते रहने पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में तरबूज की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।